नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। ये एस पांडे जी की बुक समाजशास्त्र की है, ऑप्शनल के लिए, जो कि सिविल सर्विस एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। तो हम लोग जो कि इसी बुक से पढ़ रहे थे अभी तक। अभी हम लोग जो कि कौन सा चैप्टर देखे थे, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 हमारा क्या था, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था हमने जो कि एक वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने ये 4 टॉपिक ऊपर के देख लिए थे। काफ़ी डिटेल्स हमने समझा था, जाति व्यवस्था का अर्थ समझा था, उसके लक्षण क्या है, जाति और वर्ग में क्या समानता है, क्या अंतर है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके विभिन्न विचार कैसे क्या रहे हैं जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में, वो सब हमने देखा। साथ ही जाति व्यवस्था के क्या गुण थे, क्या दोष थे, साथ में अंत में उनका मूल्यांकन हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा था। तो अब जो कि आगे के इसके टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है। वहाँ से इसको यहीं से इसको जो कि कंटिन्यू करेंगे। और शुरू करने से पहले जो भी साइलेंट मैम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल से आप जुड़ जाओ, ताकि ऐसे ही वीडियो जो कि आपको हर रोज़ टाइमली पता चलता है, जब भी अपलोड हो आपको पता चलता रहे। साथ ही और भी जो आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, आप उनसे भी ये चीज़ें जो कि शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना आज का अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, ये जाति व्यवस्था वाला जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे है, हाँ, जाति व्यवस्था में परिवर्तन और इसके कारण। आज हम समझेंगे कि जाति व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये जो परिवर्तन हो रहे जाति व्यवस्था में हमको देखने को मिल रहे हैं, इसके क्या कारण रहे हैं, ठीक है। उन कारणों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर देखो कहा जा रहा है, एक सेकंड इसको जूम करते थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि वर्तमान जो सामाजिक व्यवस्था में जाति प्रथा है उससे संबंधित उसमें जो परिवर्तन है वो जो कि आपको 3 भागों में दिखाई दे रहा है। मतलब जो जाति व्यवस्था में परिवर्तन उसको हम 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। पहला क्या है, जाति की संरचना में परिवर्तन, ठीक है। जो जाति का सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना का आधार जो बना जाति, उसमें जो कि परिवर्तन देखने को मिल रहा है। दूसरा जो बोला कि जाति का निषेधों परिवर्तन, मतलब जो वो पाबंदियाँ लगी थी कि आप अपनी ही जाति में विवाह करना है, अपनी जाति के लोगों के साथ उठना बैठना है, दूसरे जाति के साथ की परछाई भी नहीं पड़े आपके ऊपर, इस तरह की जो पाबंदियाँ थी उसमें भी ये जो नियम थे उसमें भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और थर्ड क्या कर रहा है, ये जातिगत मनोवृत्तियों में परिवर्तन, मतलब कि जो आज के लोग हैं ना, वर्तमान समाज के जो लोग हैं जो आधुनिक मूल्यों से प्रभावित हैं, तो उनमें क्या है कि जाति की जो भावना है ना उसको लेकर उनके विचारों में जो कि परिवर्तन आ रहा है। मतलब वो दृढ़ जो धार्मिक विचार था जाति को लेके, रूढ़िवादी विचार था, अब वो विचार बदल के आधुनिक विचार में तब्दील हो रहा है। तो ये 3 आधार पे जो कि हम जाति को समझेंगे, जाति व्यवस्था में कैसे परिवर्तन होता है। चलो यहीं पे देखते हैं इसको डिटेल से। देखो जाति की संरचना परिवर्तन, संरचना का परिवर्तन मतलब कि कहने का मतलब कि जाति की गतिशीलता देखी जाए। क्योंकि पहले देखो धार्मिक आधार पर बोला जाता था कि जो जाति है वो एक बंद व्यवस्था, इसमें सामाजिक गतिशीलता नहीं हो सकती है, जन्म के आधार पर ही जाति निर्धारित होती है और जो एक बार जिस जाति में जन्म लेता है वो उसी में जीवन पर्यंत रहता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब देखा जा रहा है कि जो आधुनिक मूल्य आ गए हैं भारतीय समाज में पश्चिमीकरण के कारण, तो उसमें जो कि जाति गतिशीलता भी देखने को मिली है, ठीक है। तो वही बात करें कि इस तरह से जो कि जाति की संरचना में परिवर्तन देखने को मिला कि कहने वाला जो पहले की जो संरचना थी कि मान लो ये ऊपर ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र है। अब क्या हो रहा है कि इसमें जो कि कोई परिवर्तन नहीं होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आधुनिक मूल्य और पश्चिमीकरण के कारण जो कि अब जो कि जो जाति का आधार जो जन्म था वो जो कि योग्यता और योग्यता के आधार पे अब हो गया है, ठीक है। जन्म के आधार पर न होकर योग्यता के आधार पे और जो उसके अंदर कौशल है उसके आधार पे हो गया है। तो कोई भी व्यक्ति जो अगर योग्य है और कौशल प्राप्त कर लिया है तो वो चाहे वो निम्न जाति का हो चाहे कहीं की किसी भी जाति को, वो ऊपर जा सकता है, ठीक है। यानी उसमें जो जाति गतिशीलता अब देखने को मिली है। इस तरह से देखोगे तो आप सामाजिक संरचना में भारतीय समाज की जो संरचना उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो वही बातें यहाँ पे जो कि डिटेल से कही जा रही है। देखो कह रहा है व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण आज जातिगत नियमों से न होकर उसकी योग्यता और कुशल के द्वारा हो रही है, ठीक है। यहाँ देखो अस्थिकरण की व्यवस्था वर्तमान समय में इस संस्करण में सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्नशील है, ठीक है। मतलब प्रत्येक जो एक सेकंड यहाँ में गड़बड़ हो गया। अस्थिकरण की व्यवस्था के रूप में जाति के अंतर्गत सभी जातियों का स्थिति पूर्णतः निश्चित थी। पहले जो कि निश्चित था, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं था। वर्तमान समय में इस संस्करण में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। आज प्रत्येक उपजाति अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्नशील है। इस संदर्भ में देखो एक स्टडी काफ़ी फेमस है, एम.एन. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण के द्वारा एम.एन. श्रीनिवास समझाते हैं कि कैसे एक निम्न जाति का लोग, जो निम्न जाति होता है अपने ही समाज में, जो उनकी जो उच्च जाति होती है, तो वो क्या करते हैं अपने से उच्च जाति के जो समाज सांस्कृतिक है, मतलब जो उनके कल्चर है उसको अपना लेते हैं। और अपनाने के धीरे धीरे 2-3 पीढ़ी के बाद क्या होता है, इनको भी ऊंची जाति ही समझा जाने लगता है। मतलब जैसे इनका खान पान होगा, रहन सहन होगा, जैसे ये जो कर्मकांड पूजा पाठ करते हैं उस तरह की कर्मकांड पूजा पाठ करने, और जो इनका अपना कल्चर होगा, जो इनके परंपरा में चलती आती थी, वो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसी को क्या कर रहा है
संस्कृतिकरण, मतलब संस्कृति को धारण किया जा रहा है दूसरे की संस्कृति को, ठीक है। तो श्रीनिवास इसी आधार पर बोलते हैं कि हाँ, जो आप देखोगे जाति में गतिशीलता नजर आ रही है, मतलब निम्न जाति का व्यक्ति भी उच्च जाति में परिवर्तित हो जा रहा है, पर ये काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोसीजर, मतलब इसमें 2-3 पीढ़ी आपके लग जाएंगे ऐसा होने में, ठीक है। तो इस आधार पर देखोगे सामाजिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, जाति व्यवस्था की संरचना संस्करण में जिन व्यक्तियों को अस्पृश्य, दलित तथा अथवा अंत्य मानकर समस्त अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, उनकी स्थिति में आज सबसे अधिक परिवर्तन हुआ है, ठीक है। फिर आगे देखो, महात्मा गांधी और अम्बेडकर के प्रयत्नों से इन व्यक्तियों को समान अधिकार ही नहीं दिए गए, बल्कि सभी सरकारी नौकरियों व राजनीतिक संस्थाओं में उनके लिए सभी स्थान भी जो कि आरक्षित कर दिए गए, मतलब इनके उत्थान के लिए क्या किया गया, इनको जो कि आरक्षण की व्यवस्था भी दी गई है, जिससे उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार हो सके। दलित जातियों के मंदिर में प्रवेश का अधिकार मिल जाने से जाति व्यवस्था का वह धार्मिक आधार भी समाप्त हो गया, मतलब जो जाति व्यवस्था अपने धार्मिक आधार पर काफ़ी सुदृढ़ थी, तो मतलब ये जो मंदिर प्रवेश में उनका मतलब कि जाना, मंदिर में जाना जो कि उनके लिए जो कि मनाही था, तो वो भी अब ख़त्म हो गया है। तो जो एक धार्मिक आधार था वो भी अब जो कि टूट गया है, जिसके द्वारा अब देखो, जिसके द्वारा जो सवर्णों और अस्पृश्यों के बीच विभेद को जो धार्मिक वैधता प्राप्त थी वो अब समाप्त हो गई है, ठीक है। अब वो धार्मिक वैधता जातिगत व्यवस्था में नहीं देखने को मिलती है। तो इस आधार पर हमने देखा कि संरचना में कैसे परिवर्तन हो रहा है, कैसे निम्न जाति जो कि उच्च जाति में जा रही है, कैसे जो कि समाज की संरचना में जो कि इनमें जो मतलब जो कि इनके रोक टोक लगी थी, पाबंदियाँ लगी थी, वो सब अब हट चुकी है, ठीक है, कानूनी तौर पे। फिर देखो, अब देखेंगे जातिगत निषेधों में परिवर्तन, ठीक है। जातिगत जो निषेध था उसमें परिवर्तन के आधार पर देखेंगे, समझेंगे कैसे जाति में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, समकालीन भारत में अंतर्जातीय विवाहों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। विधवा विवाह को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बाल विवाह को कानून के द्वारा दंडनीय अपराध बना दिया गया है। अब ये सब देखो, ये सब क्या था, जो जाति व्यवस्था था उसमें ये सब चीज़ें मान्य नहीं थी। विधवा विवाह नहीं मान्य था, बाल विवाह प्रचलित था, पर उसको क्या कर दिया गया कि बाल विवाह को अपराध बना दिया गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे कर गोत्र, प्रवर और संपीड़ जैसी धारणाओं में व्यक्तियों का विश्वास अब कम हो गया, मतलब वही कहा जाता है कि सेम गोत्र में शादी नहीं करना चाहिए, और ये संपीड़ जो भी मतलब ये धार्मिक कर्मकांड की बातें हैं शादी विवाह में देखा जाता था, उसमें जो कि अब लोगों का विश्वास कम हो रहा है। कानूनों द्वारा भी ऐसे विवाहों को मान्यता दी गई है। देखो, जब कानून बन गया इस संबंध में कि आप जो कि मतलब कि वही जाति से शादी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि अंतर जाति शादी हो, अंतरा जाति भी शादी कर सकते हो, ये कानूनी रूप से लीगल है। तो इस आधार पर देखोगे, जब कानूनी रूप से ये लीगल हो जाता है तो यहाँ पे जो कि जाति व्यवस्था कमजोर होने लगती है, ठीक है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति का व्यवसाय निश्चित होता था जो आनुवांशिक होता था। वर्तमान समय में जाति का यह आधार लगभग समाप्त हो चुका है। मतलब ये एक निषेध था, मतलब पाबंदी था लोगों पे कि आप इस जाति में पैदा हो तो यही जो कि व्यवसाय कर सकते हो, इसके अलावा किसी और जाति की व्यवसाय नहीं कर सकते थे, और ये जो कि आनुवांशिक होता था। लेकिन अब वर्तमान समय में देखोगे जाति का आधार, यह जो आधार था ये लगभग समाप्त हो चुका है। तो इस आधार पर देखो, जो उनकी पाबंदियाँ थी उसमें बदलाव आ रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। नगरों में लगभग सभी व्यवसायिक क्षेत्रों में सभी जातियों के व्यक्ति लगे होते हैं। इस प्रकार आज व्यवसायिक जीवन की गतिशीलता ने सभी जातियों को समान आर्थिक अवसर प्रदान किया है। फिर उसका देखो, कह रहे पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति अपने से निम्न जाति के सदस्यों द्वारा स्पर्श किए गए भोजन पर प्रतिबंध लगाती थी। पहले क्या था, जाति व्यवस्था में जो निम्न जाति के लोग खाना बनाते थे तो वो जो कि उच्च जाति के लोग नहीं खाते थे। लेकिन अब वर्तमान समय में क्या हो रहा है, जाति का यह आधार लगभग समाप्त हो गया है। औद्योगिक नगरों में सैकड़ों व्यक्ति एक साथ कारखानों में काम करते हैं और अवकाश के समय एक साथ बैठकर जो कि भोजन करते हैं। अब वो किसी भी जाति के लोग उसमें हो सकते हैं, जितने भी मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, वो किसी भी जाति के, विभिन्न जाति के होते हैं और सब एक साथ बैठ के भोजन करते हैं। तो जो जाति का एक निषेध था कि आप एक साथ बैठ कर भोजन नहीं कर सकते हो, अपनी ही जाति में भोजन कर सकते हो, जो भेदभाव था भोजन के आधार पर भी, वो भी अब जो कि समाप्त हो गया है, अब नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरह से जाति व्यवस्था में भी आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है। होटल, जलपान गृहों, चाय पार्टियों, उत्सवों तथा उत्सवों में सभी जातियों के व्यक्ति उस भोजन को ग्रहण करते हैं जो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बनाए गए हों, जिनका स्पर्श करना भी जाति व्यवस्था द्वारा पहले वर्जित था। लेकिन अब देखो, उत्सव त्यौहार में ऐसे कोई भी व्यक्ति जो भोजन बनाता है, लेकिन सब लोग मिलजुल के उसको खाते हैं, पीते हैं, ऐसा कोई वो रोक टोक देखने को नहीं मिलता है। फिर यहाँ पे देखो, आज बहुत सी उच्च जातियाँ अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए उन सभी व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करती हैं जिनकी छाया भी किसी समय अपवित्रता का कारण बन जाती थी। इसका देखो सबसे अच्छा उदाहरण आप समझोगे राजनीति में, पॉलिटिक्स में देखोगे वोट बैंक जो होता है, जैसे मान लो दलित वर्ग का वोट बैंक किसी एरिया में ज़्यादा है, ठीक है, वो जो कि राजनीतिक का तख्ता पलट करने की क्षमता रखती है उस एरिया के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखोगे आपको बहुत सारे, जब इलेक्शन होगा बहुत सारे नेता चले जाएंगे दलित के घर में, वहाँ पर खाना खाएंगे, बैठ के, उठ के सब कुछ करेंगे। लेकिन जब एक बार चुनाव खत्म हो जाए तो उसका तो उस
घर पे झांकने तक नहीं जाते, ठीक है, इस तरह की स्थिति होती है। तो वोट बैंक के चक्कर में जो कि आप देखोगे तो जो एक पाबंदियाँ लगी थी कि उनकी पहले ये जो कहा जाता कि निम्न जाति का अगर छाया भी पड़ गया तो जो उच्च जाति के लोग थे वो स्नान करते थे, पूजा पाठ करते थे अपनी शुद्धता के लिए। तो अब वो जो कि ये सब जो पाबंदियाँ थी ये भी अब नहीं दिखती है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो कि आप देखो जो पाबंदियाँ थी उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है वर्तमान समय में। तो इस आधार पर आप कह सकते हो कि जो संरचनात्मक परिवर्तन हुआ और ये जो निषेधों में परिवर्तन हुआ, तो इससे आपको देखने को मिला कि जाति व्यवस्था में भी परिवर्तन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही रहा है। फिर देखो जातिगत मनोवृत्तियों में परिवर्तन, तो देखो शिक्षा के प्रसार के कारण व्यक्तियों की मनोवृत्ति में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। जो शिक्षित, कुशल और संपन्न हो, फिर चाहे उसका जन्म किसी भी जाति में क्यों ना हुआ हो, ठीक है, उसको जो कि समाज में उसकी परिस्थिति ऊंची मानी जा रही है। ऐसे व्यक्ति मतलब आज जो कि शिक्षा के आधार पर लोगों का आकलन हो रहा है, ना कि जन्म के आधार पे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो जाति व्यवस्था, आज कोई भी शिक्षित व्यक्ति इसे एक जो जाति व्यवस्था है, ठीक है, जो आपकी जाति व्यवस्था है, इसको जो कि आज कोई भी जो शिक्षित व्यक्ति है इसे एक सामाजिक कुरीति अथवा रूढ़ी के रूप में ही देखता है। जो जाति व्यवस्था को अगर कोई शिक्षित व्यक्ति वो क्या मानता है, ये जो कि सामाजिक कुरीति है, रूढ़ी है, ये इसे हमको जो कि जल्द से जल्द समाज से ख़त्म करना चाहिए। तो मतलब एक शिक्षा का जो व्यापक प्रचार प्रसार हो गया है, लोगों तक शिक्षा पहुँच गई, हर लोग जो कि शिक्षित हो चुके हैं। तो इसने जो कि जाति व्यवस्था का जो एक धार्मिक आधार था उसको जो कि खारिज कर दिया है और जाति व्यवस्था की रूढ़ियों को जो कि ये नहीं मानता है। तो यानी लोगों के विचारों में भी परिवर्तन अब देखने को मिल रहा है। जाति प्रथा को स्थायी बनाए रखने में जाति पंचायतों तथा जाति सभाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। यह जाति बहिष्कार और जाति भोज और तरह तरह की प्रायश्चित्तता का भय दिखाकर व्यक्ति को जाति के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करते थे। आज जातिगत पंचायतों के पास कोई व्यवहारिक अधिकार नहीं है और अब यह जो कि संस्था एक निष्क्रिय मतलब यह एक निष्क्रिय संस्था मात्र रह गई है, जिसके कारण जाति प्रथा को सशक्त करने वाले स्थानीय आधार भी लगभग समाप्त हो चुके। देखो जो धार्मिक आधार था वो समाप्त हो चुका, जो राजनीतिक आधार था वो भी समाप्त हो चुका है और जो लोगों के सांस्कृतिक आधार थे मतलब मूल्यों में, विचारों में ऐसी बातें थी वो भी समाप्त हो चुका है। इस तरह से आप देखो जाति व्यवस्था में आपको सब चारों तरफ से जो कि परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब इस जो जाति व्यवस्था इसमें परिवर्तन है, इसके क्या फैक्टर है? ये फैक्टर तो बहुत कॉमन है, आप भी सोच के लिख सकते हो। जैसे वही पश्चिमीकरण की बात हो गई, आधुनिक मूल्य हो गई, इन सब के कारण जो कि आपको जाति व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखो जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखो कह रहा है कि जब ब्रिटिश शासन था उस समय की बात कर रहा है पहला पॉइंट में कि ईसाई धर्म की एकता और समानता से प्रभावित होकर लोगों जो कि भारत में जो कि सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जिसने जो कि जाति प्रथा का विरोध किया। जब सुधार आंदोलन हुआ तो इसने सती प्रथा पर रोक लगाया और सबकी समानता की बात की, सबकी स्वतंत्रता की बात की, है ना। तो इस जब समानता की बात करता है तो जाति की व्यवस्था का रीढ़ ही हिल जाता है। क्यों? क्योंकि जाति व्यवस्था तो भेदभाव पर ही आधारित है, ठीक है। तो इसलिए जो कि जाति व्यवस्था के सुधार आंदोलनों के द्वारा जो कि देखोगे तो विरोध हुआ है। फिर देखो सेकेंड पॉइंट में देखो भारत का औद्योगिकरण, जो भारत का औद्योगिकरण हुआ ये भी एक बड़ा कारण रहा है जाति व्यवस्था को कमज़ोर करने में। इसमें देखो औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ, जो व्यक्ति की अब स्थिति थी समाज में वो आर्थिक आधार पर निर्धारित होने लगी। यहाँ पे जो कि जाति आधार पर मतलब जन्म के आधार पर जो कि परिस्थिति नहीं निर्धारित हो रही है, बल्कि जो परिस्थिति निर्धारित हो रही है किस आधार पर हो रही है, आर्थिक आधार पर अब निर्धारित होने लगी। किसके कारण? भारत में जो औद्योगिकरण आया उसके आधार पर। इसी तरह देखो परिवहन और संचार के साधनों में तीव्र विकास से सभी जातियों के व्यक्तियों को एक दूसरे के निकट संपर्क आने का अवसर मिला, जिससे जाति बंधन जो कि शिथिल पड़ने लगा, ठीक है। फिर देखो आधुनिक शिक्षा के विस्तार की बात कर रहा है, इसके साथ ही एक बड़े वर्ग ने जाति व्यवस्था जैसी सभी व्यवस्थाओं का विरोध करना आरंभ कर दिया। शिक्षा से तर्क का महत्व बढ़ा, जाति के धार्मिक आधारों को तार्किक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा और इसने जो कि जाति के विभिन्न मान्यताओं पर जो कि काफ़ी प्रश्न खड़े कर दिए थे। तो एक जो आधुनिक शिक्षा विस्तार है ये भी जो कि काफ़ी अहम रोल निभाता है आपका जाति व्यवस्था में परिवर्तन को। फिर देखो स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी, तिलक लाला लाजपत राय और बहुत से क्रांतिकारियों के नेतृत्व में सभी धर्म संप्रदायों और जातियों और वर्णों के व्यक्तियों ने कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो कि जातिगत दूरी कम हुई है। मतलब जो जातिगत दूरी रखी गई थी कि आप इनके साथ उठोगे बैठोगे नहीं, वो जो कि जब भारत में राष्ट्रीयता की भावना जो कि आती है तो ये जो जातिगत दूरी थी वो अपने आप स्वतः ही कम हो गई। लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे। फिर देखो जो एक डेमोक्रेसी आती है हमारी लोकतंत्र प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था, इसने भी जो कि जाति व्यवस्था की संरचना में अपने आप ही जो कि इसने विकसित कर दिया जो जाति व्यवस्था की संरचना थी। क्योंकि प्रजातंत्र का जो मूल दर्शन है वो समानता
ये देखो क्या पॉइंट है, समानता। समानता सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है, जबकि जाति व्यवस्था जन्म से ही व्यक्ति को भेदभाव, निम्न जातियों के शोषण और धार्मिक कट्टरता की सीख देती है। तो इस आधार पर देखो जो डेमोक्रेसी आई है इसने काफ़ी हद तक जो कि बहुत ज़्यादा जो कि जाति व्यवस्था पे प्रहार किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोलता है, इसके परिवर्तन के कारण भारत में जाति व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण संस्था बनी हुई थी क्योंकि इसकी उत्पत्ति और नियमों में धर्म और अलौकिक विश्वासों के साथ इसको जोड़ा गया था। संप्रति जाति संबंधित धार्मिक विश्वासों में कमी है। मतलब अब देखो जो इस जाति व्यवस्था जो कि इसलिए काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनी हुई थी, मजबूती से है क्योंकि इसको जो कि धर्म से जोड़ दिया गया था। अब देखो वर्तमान समय में जो धर्मनिरपेक्षता का मूल्य है उस पर जो कि सभी धर्मों की सभी बातों को जो कि तर्क पे आधार पे कसा जा रहा है, उसके वैज्ञानिक पक्षों को ढूंढा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि जो धार्मिक रूढ़िवादिता थी या कुरीतियाँ थी वो अब खत्म हो रही है। तो यानी धर्म का जो पक्ष है वो कमज़ोर हो रहा है। जब धर्म के आधार पर ही जाति व्यवस्था थी तो जब धर्म का पक्ष कमज़ोर होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो जाति व्यवस्था वो भी कमज़ोर होगा। तो इस आधार पे भी हम देख सकते हैं ये भी एक फैक्टर है जो जाति व्यवस्था को कमजोर बना रहा है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या करें, जो परंपरागत रूप से जाति पंचायतों ने जातिगत नियमों को स्थिर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जो जाति प्रथा के नियमों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को जाति से बहिष्कार करके आर्थिक जुर्माने से तथा कभी कभी शारीरिक क्षति पहुंचाकर दंडित करती थी। वर्तमान समय में ऐसे जाति जो पंचायत हैं उनको दंड देने का अधिकार से पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। मतलब इनको दंड देने का अधिकार नहीं है क्योंकि यही जो जाति पंचायत ये लोगों को डराती थी, धमकाती थी कि अगर आप ऐसे नहीं हमारी मतलब जाति के नियमों का पालन नहीं करें तो आपको जाति बहिष्कार कर दिया जाएगा, आपको शारीरिक दंड भी दिया जाएगा और आपको आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और जुर्माना वो भी इतनी हैवी कि आप देते देते आपकी पूरी पीढ़ी निकल जाए। ठीक है, इस तरह की से उनमें जो कि लोगों में भय बना रहता था जाति पंचायत द्वारा। लेकिन अब वर्तमान समय में देखोगे तो जाति पंचायत के जो इस तरह के जो दंड देने का अधिकार है उसको जो कि खारिज कर दिया गया है। फिर देखो और इस वजह से जो कि जाति व्यवस्था में आपको जो कि कमी दिखेगा। फिर और देखो जाति को स्थायी बनाने में संयुक्त परिवारों का योगदान सदैव महत्वपूर्ण था। कैसे संयुक्त परिवार योगदान देता था, यहाँ पे देखो संयुक्त परिवार बच्चे को आरंभ से ही परंपरागत जीवन व्यतीत करने, कर्मकांडों तथा और रूढ़ियों में विश्वास करने तथा जातिगत भेदभाव को सिखाने का केंद्र स्थल है। मान लो कोई बच्चा को बचपन से ही देख रहा है कि हम इनसे श्रेष्ठ हैं, वो हमसे निम्न है, हमको जो कि इनके जैसा ही इनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, मतलब एक तरह से अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो देख रहा है, शुरू से ही देख रहा है, बचपन से ही देख रहा है कि हमारे घर में ऐसे ही हो रहा है, सब ऐसे ही करते हैं। तो वो भी क्या करेगा, वो भी उसी पीढ़ी को मतलब उसी जो वो एक संस्कृति है, मतलब कह लो अच्छी संस्कृति नहीं है, खराब जो संस्कृति है उसी को जो कि कैरी फॉरवर्ड कराए। वो भी आगे चल के जब बड़ा होगा तो वो भी इसकी चीज़ को अपनाएगा और ये जो कि इसे परंपरागत रूप से चलता रहेगा। तो संयुक्त परिवार जो कि इस तरह से जो कि योगदान देता है आपका जाति व्यवस्था को बनाए रखने में। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी देखो जो औद्योगिकरण है तथा व्यवसायों की विविधता के कारण जो संयुक्त परिवार है उसमें विघटन की स्थिति देखी जा रही है। संयुक्त परिवार अब एकल परिवार में बदलता जा रहा है और संयुक्त परिवार जो कि ग्रामीण में कम, अब जो ग्रामीणों में ही कुछ हद तक दिखी जाती है, ग्रामीणों में भी कम हो गई है। तो जब एकल परिवार में ये टूट रहा है तो इस पर जो आधारित जो जाति व्यवस्था थी वो भी कमज़ोर हो गई है। तो जाति व्यवस्था के कमज़ोर होने का एक कारक ये भी कि संयुक्त परिवार का एकल परिवार में विघटित होना। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, आधुनिक शिक्षा के प्रसार और सुधार आंदोलनों के कारण स्त्रियों की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है। वे स्वयं उन जातिगत नियमों का विरोध करने लगे। अब जो स्त्रियां वो खुद पहले जो इस जाति के गत के कारण जो इस शोषण का सामना कर रही थी अब वो खुद ही इसका विरोध कर रही है। जिनके पहले इनका जो जाति व्यवस्था कारण इनका जो जीवन था पशु तुल्य हो गया था क्योंकि इनको समानता का अधिकार नहीं दिया जाता था, इनका काफ़ी शोषण किया जाता था। जो दलित वर्ग की स्त्रियां थी उनको जो कि एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जाता था उच्च जाति के द्वारा। तो इस तरह से देखो कि अब जब आधुनिक शिक्षा ने जो कि स्त्रियों सुधार आंदोलन के कारण जो कि स्त्रियों की परिस्थिति में जब सुधार आ गया, वो उनको भी समानता का अधिकार ये सब कुछ मिलने लगा, तब जो कि अब जो कि ये जो स्त्रियाँ ये स्वयं जो कि जाति व्यवस्था को विरोध करती हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जितने भी सामाजिक अधिनियम बने उनमें से अधिकतर जो कि विधान जाति प्रथा की सैद्धांतिक मान्यताओं के विरुद्ध है। मतलब आप देखो आज़ादी के बाद जो भी आपका देखोगे सामाजिक अधिनियम बना है, कानून बना है, वो जो कि जाति सिद्धांत का जो जाति व्यवस्था थी उसके सिद्धांत के जो उसकी मान्यता थी उसी को खारिज करने के लिए बना है। जैसे 1954 के विशेष विवाह अधिनियम में अंतर विवाह प्रतिबंधों पर प्रभाव डाला है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के द्वारा जो कि अस्पृश्यता अथवा इससे संबंधित सभी प्रकार के आचरण को जो कि अपराध घोषित कर दिया गया है। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा जो कि दाएं भाग के भेद को समाप्त करके स्त्रियों को भी पुरुषों के समान संपत्ति का अधिकार दिए गए। ठीक है, इन सभी अधिनियमों के कारण ऐसे समता मूलक पर्यावरण का निर्माण हुआ जिसमें जाति प्रथा के स्थायित्व पर कठोर आघात हुआ क्योंकि जाति व्यवस्था अपनी प्रकृति में असमानताओं पर आधारित
थी। तो देखो ये जो भारतीय कुछ कानून भी हैं वो भी जो कि जाति व्यवस्था को कमज़ोर किया है उन्होंने। तो ये सब सारे फैक्टर मिलकर जो कि जाति व्यवस्था को काफ़ी हद तक कमज़ोर किया है। आज छुआछूत और खान पान के प्रतिबंध ही ढीले नहीं पड़े हैं बल्कि जातियों की परंपरागत स्थिति भी परिवर्तित हो रही है। इसके अतिरिक्त भारत में आज अधिकतर जातिगत संघ अपनी जाति के सभी समुदाय सदस्यों के लिए सेवाएं प्रदान करने की प्रवृत्ति अपना रहे हैं। ऐसे वर्गों की संख्या भी बढ़ रही है जिसकी सदस्यता किसी जाति से संबंधित न होकर एक विशेष व्यवस्था से संबंधित है। आज देखो जो वही खान पान में प्रतिबंध है वो सब ढीले पड़े हैं और उसके साथ साथ जो परंपरागत जाति व्यवस्था थी उसमें भी परिवर्तन देखने को मिले हैं। आज बहुत सी जातियाँ जो कि मिलकर अपना संघ बना रही हैं, मतलब उसमें जो कि विभिन्न जातियों के लोग हैं और ये जो संघ बने वो आर्थिक आधार पर हो सकता है, श्रमिकों का संघ हो सकता है, छात्रों का संघ हो सकता है। मतलब ये सभी संघ जो कि बना रहे अपनी अपनी जो कि उनकी आवश्यकता है, उनकी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। तो और जो ये संघ का निर्माण हो रहा है इसमें देखो कि कोई एक जाति विशेष नहीं, इसमें विभिन्न जाति के लोग जो कि शामिल है। अब देखो कई जाति के लोग छात्र हो सकते हैं, कई जाति के लोग जो कि श्रमिक हो सकते हैं, कई जाति के लोग जो कि बिजनेसमैन हो सकते हैं। तो इन सभी का अपना अपना एक संगठन जो बना है वो किस आधार पर बना है, अपने अपने जो कि कार्य के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे, जो उनकी विशेषता उसके आधार पे, ना कि जाति के आधार पे। तो इसने भी जो कि जाति व्यवस्था को काफ़ी जो कि कमज़ोर किया है। ये परिवर्तन इस बात के प्रतीक है कि जाति व्यवस्था के रूप में समाज का विभाजन सैद्धांतिक रूप से भले ही विद्यमान हो लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रत्येक जाति में वर्ग के समान ही खुलापन आ रहा है। मतलब जो कि जाति है वो वर्ग की तरह जो कि बिहेव कर रही है। अब देखो ब्राइस रेन ये क्या कहते हैं, ब्राइस रेन का मानना है कि जाति व्यवस्था का मूल आधार विभिन्न जातियों के बीच सांस्कृतिक भिन्नता बने रहना है, किसी प्रकार के संघर्ष का नहीं होना है। देखो जो जाति व्यवस्था थी उसका मूल आधार था कि इसमें जो कि किसी प्रकार के संघर्ष का नहीं होना है, ये जो कि अपनी सांस्कृतिक पक्ष को बनाए रखते हुए और ये जो कि सबके साथ जो कि सहयोग, मतलब जो आपका जजमानी प्रथा था उसकी बात कर रहा है कि इसके कारण जो कि लोगों में संघर्ष नहीं होता था, ये इसकी मूल बात थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, लेकिन ये तो जाति की बात थी कि इसमें संघर्ष नहीं पाया जाता है, और जबकि वर्ग में देखोगे आप तो वर्गों के बीच में जो कि संघर्ष और पक्षपात अवश्य पाया जाता है। ये देखो यहाँ पे ब्राइसन एक बात थोड़ा समझने की कोशिश करो, ब्राइसन यहाँ पे जो जाति और वर्ग की समानता बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जैसे जाति में जो कि जाति और वर्ग में असमानता बता रहे हैं, ठीक है, असमानता भेद मतलब अंतर क्या वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जाति में जो कि आप देखोगे कि पहले जो कि संघर्ष नहीं पाया जाता था, जबकि वर्ग में आप देखोगे संघर्ष पाया जाता है। तो लेकिन अब ये क्या बोल रहे हैं ब्राइस रेन कि आप जो कि जातिवाद जो संस्कृति आई है, जो जातिवाद हुआ है बड़ा है, इसके कारण जो कि जातियों में भी संघर्ष देखने को मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो जातियां हैं इतने परिवर्तन के कारण जो कि आज जो कि वर्ग के आधार पे वर्ग के रूप में जो कि अपने आप को बिहेव करी, अपने आप को प्रदर्शित करी, क्योंकि वर्ग में भी संघर्ष देखने को मिलता था लेकिन परंपरागत जो जाति व्यवस्था उसमें संघर्ष नहीं देखने को मिलता था। लेकिन आज जो कि जातिवाद की जो इतनी प्रभुत्व बढ़ चुकी है उसके कारण जो कि जातियों विभिन्न जातियों में ही जो कि संघर्ष देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से जो कि ये जाति और वर्ग को एक समान बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं ब्राइस रेन, ठीक है। तो इनका भी कोटेशन आप कर सकते हो जब भी जाति और वर्ग में समानता की बात है, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट बताया है। अब देखो यहाँ पे अगला आगे देखते हैं, जाति प्रथा क्रमशः वर्ग के रूप में परिवर्तित हो रही है। इसके उपरांत भी यह मान लेना उपयुक्त नहीं है कि जाति व्यवस्था किसी स्तर पर पूर्णतः वर्ग व्यवस्था के समान हो जाएगी। अब इतने सारे परिवर्तन देखे जो कि वर्ग के आधार पर दिख रहा है हमको, पर यहाँ पर ये भी कह रहा है कि वास्तव में यहाँ पे ये कह रहा है कि अब इस आधार पे आप पूर्णतः यह नहीं कर सकते कि जाति व्यवस्था जो कि पूर्ण रूप से वर्ग व्यवस्था के समान हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वास्तव में जहाँ जाति व्यवस्था का आधार सामाजिक है और वर्ग व्यवस्था का निर्धारण आर्थिक कारकों द्वारा होता है, इन दोनों की विशेषताओं की अपनी मौलिक प्रकृति से कुछ विचलित हो सकती है, लेकिन दोनों कभी भी एक दूसरे के पूर्णतः समान नहीं हो सकते। कहने का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है आपका कि दोनों में कुछ ना कुछ जो कि मौलिक अंतर दिखने, जाति और वर्ग में आपको कुछ ना कुछ मौलिक अंतर मतलब वर्तमान परिवर्तन जो इतने हुए हैं उनके कारण देखने को मिल सकता है, लेकिन दोनों अपने मूल को खो दे ऐसा नहीं है। जाति आज भी जो कि जाति के रूप में व्यवस्थित है और जबकि वर्ग जो कि अपने ही मूल वर्ग के रूप में व्यवस्थित है। कैसे वो यहाँ पे समझो आगे, जैसे कि देखो जाति में आज भी देखोगे जो विवाह होता है ना वो भी अपने सजाति में होता है, मतलब अपने ही जाति में होता है, ना कि अदर जाति में। तो ये कुछ इसके जो मूल है जो कि आज भी बरकरार देखने को मिलती है, ठीक है। इस आधार पर आप कह सकते हो जाति जो कि पूर्णतः वर्ग में नहीं बदली है। फिर देखो आगे यहाँ पे कह रहा है, स्पष्ट है कि जाति व्यवस्था में निश्चित तौर पर अनेक परिवर्तन परिलक्षित हुए, परंतु इन तमाम परिवर्तनों के बावजूद जाति की वंशानुगत सदस्यता संस्तरण तथा इसके अंतर विवाह संबंधी पक्ष में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरी ओर आधुनिकीकरण के प्रभाव ने निम्न जातियों को प्रौद्योगिकी सुधार हेतु अभिप्रेरित किया है। फलतः ये जातियाँ जाति को आधार के रूप में इस्तेमाल करते हुए ऊर्ध्वमुखी सामाजिक गतिशीलता के हेतु उन्मुख है, ठीक है। यहाँ पे वही बता रहे कि जाति में उतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है।
निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय जाति व्यवस्था आधुनिक परिवर्तनों के साथ अभी भी अपनी निरंतरता को बनाए हुए है। इनकी निरंतरता कैसे बनी हुई है, वही जो हमने देखा कि वंशानुगत सदस्यता है, संस्तरण अभी भी दिखाया जाता है, और अंतर्विवाही संबंध, इस आधार पर इनकी जो निरंतरता जो कि आज भी हमको देखने को मिलेगी। अर्थात आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था एक साथ जो कि मजबूत और कमज़ोर दोनों हुई है। यहाँ पे ये दोनों बातें यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब जैसे कोई भी टॉपिक आता है आपका कि जाति व्यवस्था कमज़ोर हुई है, मजबूत हुई है, दोनों एक साथ हुए हैं, तो इस तरह कोई टॉपिक आता है तो आप यहाँ पे इन सब पॉइंट के कारण जो कि उनमें जो बदलाव है वो बता सकते हैं, और जो अभी भी जाति व्यवस्था की जो अभी परंपरा अभी भी है, मूल्य हैं, वो भी बता के जो कि अपना आंसर लिख सकते हो। चलते आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है जाति व्यवस्था के अध्ययन के दृष्टिकोण। मतलब विभिन्न जो समाजशास्त्री हैं वे मानव शास्त्री, उन्होंने किस आधार कैसे जो कि जाति व्यवस्था का अध्ययन किया, उन्होंने अपनी कुछ थ्योरी दी, कुछ लॉजिक बताया, उस चीज़ को हम यहाँ पे अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं यहाँ पे कैसे जो कि जाति व्यवस्था का भारतीय समाज जो जाति व्यवस्था विद्यमान है उसका अध्ययन कैसे जो कि विभिन्न विद्वानों ने किस आधार पर किया है। तो देखो, भारत में जाति व्यवस्था का अध्ययन के मुख्यतः 3 परिप्रेक्ष्य जो कि ज़्यादा विख्यात हैं। पहला है भारत विद्याशास्त्री, दूसरा है मानव शास्त्री, तीसरा है समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो जो भारत विद्याशास्त्री है यह प्राचीन धर्म ग्रंथों पर आधारित होता है, और यह जाति की उत्पत्ति का उद्देश्य श्रम विभाजन को मानता है। जो वही आपका जीएस घुरिया जी जैसे कहते हैं कि जो भागवत गीता है, पुराण वेद है, इनके आधार पर जो कि जाति की उत्पत्ति का जो कि वो उल्लेख करते हैं। तो वही बात करें भारतीय विद्याशास्त्री भी परिप्रेक्ष्य जो कि प्राचीन धर्म ग्रंथों के आधार पर जो जाति व्यवस्था के बारे में जो चर्चा करता है, और जाति की उत्पत्ति का उद्देश्य जो कि क्या बताता है, श्रम विभाजन को मानता है, मतलब कि सबको अपने अपने कार्य बांट देना समाज में। फिर उसका देखो जो मानव शास्त्री उसका परिप्रेक्ष्य क्या कहते हैं, मानव शास्त्री परिप्रेक्ष्य मुख्यतः सहभागी अवलोकन पर आधारित परिप्रेक्ष्य है। इसका कहने का मतलब कि जो भी जाति व्यवस्था जितने भी लोग हैं ऊपर नीचे जो स्तरीकरण है, इसमें सभी लोग जो किसी न किसी हर काम में एक दूसरे का सहयोग करे, सहभागी हैं। तो इस तरह का परिप्रेक्ष्य जो कि मानव शास्त्री रखते हैं। ठीक है, वहीं आगे देखो जो समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य जो मानव शास्त्री है, तो इसके बोला जा रहा है कि इसके अंतर्गत हट्टन का मानना है कि जाति प्रथा केवल भारत में पाई जाने वाली अद्वितीय घटना है, जबकि रिजले एवं क्रोबर का मानना है कि बृहद अर्थों में जो जाति व्यवस्था है वह विश्व के अन्य समाजों में भी विद्यमान रही है। देखो जो हट्टन बोलते हैं जो जाति व्यवस्था वो जो कि भारतीय समाज का एक विशेषता है, जबकि आपका क्रोबर जो है जो मानव शास्त्री बोलते हैं जाति व्यवस्था सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न समाजों में भी है, लेकिन उनका बस स्वरूप अलग है, यही कह रहे हैं जो कि क्रोबर जो कि मानव शास्त्री वो बताते हैं। ठीक है, फिर अब देखो समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में जो समाजशास्त्री हैं वो जाति व्यवस्था को कैसे देखते हैं। जो समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य वो सांख्यिकी एवं शैक्षण विधि पर आधारित परिप्रेक्ष्य है, जो जाति व्यवस्था को समाज में स्तरीकरण एवं सामाजिक असमानता की घटना के रूप में देखता है। तो जो समाजशास्त्र है वो जाति व्यवस्था का समाज में स्तरीकरण यानी जो समाज में उच्च और निम्न की परिस्थिति है उसके आधार पर, और जो कि सामाजिक जो भेदभाव असमानता है उसके आधार पर जो कि इसकी स्टडी करता है। ठीक है, तो ये हमने तीनों पर्सपेक्ट समझिए कि कौन कैसे स्टडी इसका कर रहा है। फिर देखो जाति व्यवस्था के अध्ययन के उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में से अंतिम 2 जाति को एक सांस्कृतिक एवं संरचनात्मक घटना के रूप में देखते हैं। ठीक है, अर्थात इनके अंतर्गत जाति को इकाई तथा एक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है, इनको क्रमशः सांस्कृतिक दृष्टिकोण एवं संरचनात्मक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। मतलब ये जो अभी हमने देखा यहाँ पे जाति का स्तरीकरण और सामाजिक असमानता की बात कही गई थी, और एक जो हमने देखा था कि जाति जो कि भारतीय समाज की केवल विशेषता नहीं बल्कि अन्य समाज में भी है, पर उसका स्वरूप बदला हुआ है। तो ये जो दोनों विचार है, ये दोनों विचार किस आधार पे इसको अध्ययन किया जाता है, सांस्कृतिक एवं संरचनात्मक घटना के रूप में इसको देखा जाता है विद्वानों द्वारा। अब देखते हैं जाति व्यवस्था का जो संरचनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है, मतलब भारतीय समाज में इसकी संरचना में क्या महत्व है उसको यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक व्यवस्था की एक अपरिहार्य एवं सार्वभौमिक आवश्यकता है। कहने का मतलब जो आपका सामाजिक स्तरीकरण है ना, अप डाउन जो मतलब कि ऊपर नीचे ऊपर और क्रम जो कैसे सबका बना होता है समाज में परिस्थिति, ये जो सामाजिक स्तरीकरण है ये सभी समाजों में पाया जाता है, और ये देखो सार्वभौमिक और अपरिहार्य मतलब ये आवश्यक है, बिना इसके जो कोई समाज का संरचना होगा ही नहीं। तो इस तरह की बात यहाँ पे कही जा रही है। फिर देखो जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का एक विशिष्ट स्वरूप है, अतः इस रूप में भी यह एक सार्वभौमिक घटना है जो दुनिया के सभी समाजों में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। यह दृष्टिकोण जाति को सामाजिक व्यवस्था के एक अंग अथवा सामाजिक व्यवस्था के स्वरूप के तौर पर दिखाता है। मतलब कि ये जो जाति व्यवस्था है स्तरीकरण का आधार है, यह हर समाज में पाया जाता है विभिन्न स्वरूप में, मतलब उसका वहाँ नाम कुछ वर्ग है या कुछ और होगा, हर समाज में पाया जाता है।
तो इस आधार पे जो जाति व्यवस्था है उसको जो कि सामाजिक व्यवस्था के एक अंग के रूप में स्वीकार किया जाता है। मतलब ये समाज के लिए जरूरी है, इसके बिना सामाजिक संरचना हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो यह क्या है, सामाजिक व्यवस्था के एक अंग है जाति व्यवस्था आपका। ठीक है, फिर आगे देखो, इस जो यह दृष्टिकोण आपका संरचनात्मक दृष्टिकोण है, इसके कुछ मतलब इसके पक्ष में कुछ लोग बोलते हैं कौन कौन, प्रकारवादी और मार्क्सवादी जो हैं वो इसके पक्ष में इसके साथ खड़े होते हैं। ऐसे समाजशास्त्री आते हैं जिनमें देखो विलियम क्रूक, रिजले, घुर्ये आदि जो कि ऐसे ही समाजशास्त्री प्रमुख है इसमें। फिर देखो सांस्कृतिक दृष्टिकोण, अभी हमने संरचनात्मक दृष्टिकोण देखा, अब देखो सांस्कृतिक दृष्टिकोण। सांस्कृतिक दृष्टिकोण में क्या होता है, जाति व्यवस्था को विचारों और मूल्यों की एक व्यवस्था के रूप में देखता है। इसके अनुसार सोपान जाति व्यवस्था का एक प्रमुख तत्व, मतलब जो अस्त्रीकरण ये भी मानता है कि जो कि जाति व्यवस्था का एक प्रमुख तत्व है, इसमें जो कि भेदभाव की स्थिति दिखने को मिलती है, और यह जो कि लोगों के विचारों और मूल्यों के आधार पर जो कि जाति व्यवस्था का अध्ययन करता है, बताता है कि यह जो कि लोगों के विचारों और मूल्यों में ही बस गया है जाति व्यवस्था। ठीक है, इसमें देखो ये बोलता है ये जो जाति व्यवस्था है पवित्रता और अपवित्रता की धारणा पर आधारित है और व्यक्ति या समूहों की स्थिति या स्तर को निर्धारित करता है। मतलब वही जो जितना पवित्र वो जाति व्यवस्था में उतना ही ऊपर होगा और जो जितना अपवित्र वो उतना ही नीचे होगा। फिर देखो इस दृष्टिकोण के विचारकों में कौन कौन है, होकाट है, सेनाट है, ड्यूमा है, श्रीनिवास है आदि प्रमुख है। अब ड्यूमा श्रीनिवास का नाम याद रखिएगा कि वही पवित्र अपवित्र के आधार पर जो कि ये बातें करते हैं। हाल ही में देखो दीपांकर गुप्ता भी शुद्ध सांस्कृतिक दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए जाति व्यवस्था का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। तो मतलब जाति व्यवस्था एक तरह से अगर आज एक क्वेश्चन आपको जाति व्यवस्था सांस्कृतिक दृष्टिकोण के रूप में, तो आप ये वाला पॉइंट यहाँ से लिख सकते हो। अगर पूछ दे दोनों कि जाति व्यवस्था एक सांस्कृतिक और संरचनात्मक दृष्टिकोण के रूप में, तो आप ये दोनों पॉइंट यहीं से उठा के शॉर्ट में लिख सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, जो संरचनात्मक दृष्टिकोण वो प्रकारवादी और मार्क्सवादी है, जबकि सांस्कृतिक दृष्टिकोण के कौन कौन है, श्रीनिवास है, ड्यूमा है, हेकार्ट और सोनाट, ये लोग जो कि इसके प्रमुख पक्ष में हैं। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से देख लिया यहाँ पे संरचनात्मक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। उपरोक्त दोनों ही दृष्टिकोण जाति व्यवस्था को अलग अलग नजरिए से देखते हैं और एक पक्षीय विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। परंतु जाति मतलब ये जो दोनों नजरिया है, अगर आप इनको अलग अलग करके देखोगे तो ये जो कि दोनों जो कि एक ही पक्ष का, मतलब ये अपने एक पक्ष का और वो भी एक ही पक्ष का जो कि अध्ययन कर रहा है के बारे में बता रहा है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है जाति व्यवस्था की समग्रता में देखने के लिए हमें दोनों दृष्टिकोण को संयुक्त प्रयोग करना होगा। मतलब ये जो दोनों दृष्टिकोण इनको अलग अलग अध्ययन नहीं करना होगा, इन दोनों को मिला के ही हमें अगर जाति व्यवस्था की समग्रता का अध्ययन करना है तो दोनों दृष्टिकोण को सम्मिलित करते हुए ही हमें अध्ययन करना होगा। ठीक है, अब देखो जाति व्यवस्था के कुछ और भी अध्ययन के दृष्टिकोण है, ये तो हमने देख लिया संरचनात्मक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर और जो भी पीछे की बातें तो उस आधार पर। ठीक है, अभी भी और एक दो दृष्टिकोण है जिनके बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे। एक तो है आपका गुण धर्मात्मक आधार है और दूसरा अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण है। इनको यहीं पे समझ लो, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। जो गुण धर्मात्मक आधार है जिसके आधार पर जाति व्यवस्था का अध्ययन किया था, इसमें ये है कि जो जाति के गुण है, ठीक है, जो धर्म के आधार पे वो जुड़ा हुआ है, उसके जो भी गुण है समाज में, वो उस आधार पे जो कि जाति के अध्ययन करने का एक विधि है। ठीक है, और अंतःक्रियात्मक जो दृष्टिकोण है, इसमें क्या होता है, जो जाति जो आपस में जो कि आपका जजमानी प्रथा से जैसे आपस से जुड़ा होता है, तो इनके बीच में जो अंतःक्रिया होता है, इस अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो इनमें संबंध स्थापित होता है, तो इस आधार पर जो कि ये जाति व्यवस्था जो कि अध्ययन करता है। तो अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, और गुण धर्मात्मक उपागम जो है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो जो गुण धर्मात्मक उपागम इसके कौन है, जीएस घुरिया, आपको पता ही, जैसे वो बुक के आधार पर जो प्राचीन ग्रंथ है उस आधार पर जो कि 6 गुण धर्मों के आधार पर जाति व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। फिर ड्यूमा भी देखो गुण धर्मों के आधार पर इस जाति व्यवस्था में सोपान क्रम, दूरी, श्रम विभाजन के आधार पर जाति व्यवस्था के अध्ययन करते हैं। ठीक है, ड्यूमा भी इसके प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, और इसमें देखो आपका वेबर है, घुरिये है, हट्टन है, एम.एस. श्रीनिवास भी जुड़े हैं, लुई ड्यूमा, ये लोग जो कि आपका गुण धर्म के आधार पर जाति व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। जबकि अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण के आधार पर देखोगे तो इसमें भी कुछ लोग हैं जो कि आपका देखिए इसमें जो है F.J. बेली हैं, एड्रियन मेयर हैं और मैकियम मैरियट, ये जो कि प्रमुख है, जो कि आपसी संबंधों के आधार पर जो कि जाति व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें देखो कुछ एग्जांपल भी कहा जाता है, जैसे देखो इन्होंने जैसे देखो जो J.M. बेली है, मेयर हैं और मैरियट, इन्होंने कौन सा उड़ीसा के बिसीपारा गांव का अध्ययन किया था, और मध्य प्रदेश के रामखेड़ी गांव का, और उत्तर प्रदेश के किशनगढ़ी और एवं रामनंगला का अध्ययन इन्होंने इस आधार पे किया था। ये कुछ एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो।
फिर देखो जाति व्यवस्था अध्ययन में उपरोक्त दोनों उपागम पर्याप्त नहीं है। जैसे गुण धर्मात्मक उपागम जाति सोपान क्रम के निर्धारण को केवल गुण धर्मों के आधार पर दर्शाता है और यह जाति व्यवस्था के सोपान क्रम का विश्लेषण उनकी स्थितियों के संदर्भ में करने में असफल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों जो उपागम है आपका गुण धर्मात्मक वाला और अंतःक्रिया वाला, दोनों की आलोचना की जा रही है। ठीक है, तो यही बोला है जो गुण धर्मात्मक वाला है वो जो कि अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि यह जो कि जाति व्यवस्था का अध्ययन जो कि धर्म के आधार पर केवल गुण धर्मों के आधार पर करे और जो इसके और पक्ष है उनकी जो कि अवहेलना करे, जैसे राजनीतिक परिस्थिति या आर्थिक परिस्थिति, ये सब चीज़ें जो हैं उनकी जो अवहेलना कर रहा है। ठीक है, उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में कोंकण क्षेत्र, कश्मीर के या बंगाल के ब्राह्मण मांसाहारी होते हैं। ठीक है, अगर धर्म के आधार पर जो कि जाति व्यवस्था का अध्ययन किया जाता तो जो कोंकण क्षेत्र और कश्मीर या बंगाल के जो ब्राह्मण है वो मांसाहारी हैं, इसके बावजूद ये जो समाज में उच्च स्थान पर, अगर ऐसा होता जो धर्म के आधार पर जाति व्यवस्था होती तो इनको तो निम्न स्थान पर होना चाहिए, क्योंकि ये जो ये अपवित्र वाला जो काम है, मतलब एक तरह से जो कार्य बताया गया कि मांसाहारी होना अपवित्र है, तो उस आधार पर इनको नीचे होना चाहिए, पर फिर भी ये अपनी परिस्थिति को ऊपर बनाए रखे हुए हैं। तो इस आधार पर कहा जाता है जो ये गुण धर्मात्मक उपागम ये सही नहीं है भारतीय समाज के जाति व्यवस्था को अध्ययन को समझने के लिए। देखो, या तो फिर एक और एग्जाम्पल बताया जाता है, जो शुद्ध व्यवसाय करने वाली जातियां हैं। ठीक है, कुछ जातियां जो शुद्ध है, मतलब ऊपर काफ़ी है, लेकिन वो जो कि मांसाहारी एवं प्रदूषित व्यवसाय करने वाली जातियां शाकाहारी क्यों है, मतलब वो जो कि मान लो कुछ जातियां ऊपर है जो खाना मांसाहारी तो नहीं है, पर वो क्या करते हैं, उनका जो व्यवसाय है वो मांसों को बेचते हैं, मीट वगैरह बेचते हैं, मान लो इस तरह की बात है, पर उनकी समाज में जाति उच्च है, ऐसी बात है। तो जब ये लोग ये चीज़ बेच रहे हैं तो इनकी जाति उच्च कैसे है, इनकी जाति तो निम्न हो जानी चाहिए और इन्हें पवित्र क्यों माना जा रहा है, इनको अपवित्र मानना चाहिए। तो इस तरह की स्थिति आपको समाज में देखने को मिलती है। तो वही कह रहा है कि इस स्थिति की व्याख्या यह जो गुण धर्म में नहीं कर पाता, जबकि दूसरी तरफ जो अंतःक्रियात्मक वाला उपागम जाति के अध्ययन के लिए उसके बारे में देखो उसको भी क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको देखो इस तरह से क्रिटिसाइज किया जाता है कि अंतःक्रियात्मक उपागम जाति सोपान को विभिन्न जातियों के मध्य होने वाले अंतःक्रिया प्रतिमानों पर निर्भर मानता है, जो कि तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि जाति सोपान गुण धर्म एवं अंतःक्रिया दोनों पर आधारित है। इस उपागम की एक और कमी यह है कि यह जाति सोपान क्रम को बहुत हद तक स्थानीयकृत कर देता है, मतलब कि बंद कर देता है, क्योंकि अंतःक्रिया की आवश्यकता को अधिक से अधिक महत्व देने का जाति व्यवस्था के विचारात्मक पक्षों की उपेक्षा की जाती है। मतलब जो यहाँ पर अंतःक्रिया का आधार पर जाति व्यवस्था का अध्ययन कर रहा है, लेकिन जो इसमें जो इसका जो सांस्कृतिक पक्ष है या विचारों या मूल्यों का पक्ष है ये उसकी जो कि उपेक्षा कर दे रहा है। तो वो इसीलिए कह रहा है कि यह जो कि अपने आप में पूर्ण नहीं है। बावजूद इसके दोनों ही उपागम जाति व्यवस्था का अध्ययन में हेतु महत्वपूर्ण है, चूंकि गुण धर्म एवं अंतःक्रिया दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अतः दोनों का संयुक्त प्रयोग ही भारत में जाति व्यवस्था की समग्रता में समझा पाने में सक्षम हो सकता है। मतलब कि अगर हमको भारत की जाति व्यवस्था समझना है तो हमको अंतःक्रिया और जो आपका गुण धर्म है इन दोनों के आधार पर जो कि भारतीय जाति व्यवस्था का अध्ययन करेंगे तब हम जो कि इसको जो कि अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखो जाति व्यवस्था में यहाँ पे कुछ आपके समाजशास्त्री हैं, उनके हिसाब से देखेंगे कि उन्होंने कैसे जाति व्यवस्था का अध्ययन किया। जैसे आपका एम एस श्रीनिवास हो गए, जी.एस. घुरिया होंगे, लुई ड्यूमा होंगे, तो इन सब के आधार पर देखेंगे इन्होंने जाति व्यवस्था को कैसे अध्ययन किया, इनकी क्या बातें रही हैं और इनकी क्या विशेषता नहीं है, फिर इनका मूल्यांकन करेंगे, इनकी आलोचना भी देखेंगे। तो ऐसे ऐसे करके जो यहाँ पे 3-4 आपके समाजशास्त्री हैं उनके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं एम एस श्रीनिवास के बारे में कि एम एस श्रीनिवास जो कि जाति व्यवस्था को किस आधार पे देखते हैं। देखो जो एम एस श्रीनिवास है इन्होंने जो कि इनका जो पद्धति शास्त्र रहा है जाति व्यवस्था को देखने का वो जो कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक रहा है। हमने जो कि पहले भी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पढ़ा है, यहाँ फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। संरचनात्मक का कहने का मतलब जो सामाजिक संरचना है, ठीक है, समाज के जो विभिन्न अंग है, जैसे राजनीतिक एक अंग है, आर्थिक एक अंग है, सांस्कृतिक अंग है, परिवार एक अंग है, धर्म एक अंग है। तो मतलब ये जो सामाजिक संरचना है इसके आधार पर मतलब ये संरचना के आधार पर जो कि अध्ययन करते हैं। दूसरा प्रकार्यात्मक करने का मतलब ये जो सामाजिक अंग है ये सभी अंग जो 5-6 जो आपको यहाँ पर मैंने भी बताया ये सभी अंग एक दूसरे को जो कि सहयोग करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल के पूरी सामाजिक संरचना को बनाए रखते हैं, सामाजिक संरचना के जो भी प्रकार है उसको पूरा करते हैं। तो वही यहाँ पे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक की बात कही जा रही है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो जो श्रीनिवास और जाति व्यवस्था को किस आधार पर देखते हैं, संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर देखते हैं। देखो इसी उपागम से उन्होंने न केवल जाति के संरचनात्मक प्रकारात्मक पक्षों पर प्रकाश डाला है, अपितु ग्रामीण परिवेश में जाति व्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों जैसे जाति की गत्यात्मकता
अंतर्जातीय संबंधों की यथार्थताओं एवं उनकी गतिकी को समझने के लिए संस्कृतिकरण, प्रभु जाति, पश्चिमीकरण और लौकिकीकरण जैसे उदाहरणों को विकसित कर उन्हें पद्धति शास्त्रीय उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया है। कहने का यहाँ पे पूरी बात यही कह रहा है, जो एम.एन. श्रीनिवास है उन्होंने अभी तक क्या हमने पढ़ा कि जाति व्यवस्था कैसी व्यवस्था है, एक बंद व्यवस्था है, इसमें जाति गतिशीलता नहीं होती है। पर एम.एन. श्रीनिवास ने जो कि संस्कृतिकरण के आधार पर बताया कि जाति में भी गतिशीलता संभव है, जाति में गतिशीलता होती है। आगे कैसे होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। और उन्होंने ये जो जाति गतिशीलता है इसके लिए उन्होंने जो कारण थे इसके पीछे, वो संस्कृतिकरण था, प्रभु जाति था, पश्चिमीकरण था और लौकिकीकरण, ये कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण जो कि जाति में गतिशीलता देखने को हमको मिलती है। ठीक है, और इस आधार पे जो कि देखोगे आप ग्रामीण परिवेश में जो कि जाति व्यवस्था में भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को हमको मिलते हैं। अब देखो इस संदर्भ में देखो यहाँ से, हाँ, इस संदर्भ में श्रीनिवास ने जाति व्यवस्था के बारे में बुक युग यानी धर्म ग्रंथों के आधार पर के बजाय फील्ड युग के आधार पर जो कि अंतर किया। मतलब इन्होंने कहा कि जो जाति व्यवस्था का अध्ययन करना है हमको वो किताबों या ग्रंथों के आधार पर नहीं करना, जैसा कि जी.एस. घुरिया जी करते थे। हमको जो कि फील्ड व्यू मतलब कि क्षेत्र, मतलब गांव में जा के गांव का अध्ययन करना होगा, तथ्यों को इकट्ठा करना पड़ेगा और फिर कंपेयर विभिन्न गांवों से करके, या फिर जैसे भी हमको, या ऐतिहासिक विधि या तुलनात्मक विधि जो भी हमको समझ में आएगा उस आधार पे जो कि हमको जो कि इसका अध्ययन करना चाहिए, ना कि ऐसे पुस्तक में जो लिखा है उस आधार पे जाति व्यवस्था का अध्ययन करना है। तो ये जो बुक युग था ये उसके खिलाफ थे, और ये जो कि फील्ड युग यानी क्षेत्र कार्य के आधारित दृष्टि के समर्थक थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है श्रीनिवास के संबंध में। अब देखो यहाँ पे उन्होंने भारतीय सामाजिक संस्थाओं जैसे जाति व्यवस्था के अध्ययन में किताबी दृष्टिकोण को अस्वीकार करके क्षेत्र कार्य दृष्टिकोण को समर्थन करके भारतीय समाजशास्त्र को आनुभविक तथ्यों पर आधारित करने का प्रयास किया। मतलब एक तरह से इनको जो कि विचारों जो ये जाति व्यवस्था इसको विचारों का ज्ञान न करके इसको जो कि अनुभव, मतलब जो आपका अनुभव है इस क्षेत्र में अध्ययन करने के बाद उस आधार पर इसको लाने का प्रयास किया। मतलब एक तरह से साइंटिफिक मेथड का प्रयोग थोड़ा बहुत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस संदर्भ में श्रीनिवास द्वारा दक्षिण भारत के मैसूर के रामपुरा गांव का किया गया क्षेत्रीय अध्ययन तथा इन अध्ययनों पर जाति व्यवस्था के बारे में उनके प्रमुख विचार उल्लेखनीय है। देखो जाति व्यवस्था का अध्ययन के लिए वो कहाँ गए थे, दक्षिण भारत में आपका जो मैसूर एक पड़ता है वहाँ का एक गांव है रामपुरा, उन्होंने उस रामपुरा गांव में जाके जाति व्यवस्था का अध्ययन करने की कोशिश की और उसके कुछ बातों को यहाँ पर उन्होंने बताया। ठीक है, यद्यपि जाति से संबंधित श्रीनिवास के उपरोक्त दृष्टिकोण पर भारतीय विद्याशास्त्री की उपेक्षा करने का आरोप लगाया था। मतलब ये जो किताबी जो भारतीय ग्रंथ है, उपनिषद है, वेद है, ये सब जो इतने पुराने ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, ये जो उनकी पूरी तरह से उपेक्षा करते हैं। लेकिन जबकि क्या कहा जाता है कि अगर आपको किसी देश की स्थिति को समझना है तो आप उसके इतिहास में झाँक कर देखिए, उसका इतिहास कैसा जैसा रहा हो, जैसे जैसे विकास किया होगा वही उसका आधार है आज के उसके वर्तमान स्वरूप का। लेकिन ये क्या बोलते हैं, उसके इतिहास में कुछ नहीं रखा है, हमको जाके आज जो कि अध्ययन करना है बुक के हिसाब से हम लोग जो कि नहीं चलेंगे। तो वही कहा जाता है कि ये जो कि विद्याशास्त्री स्रोतों की उपेक्षा करने का इन पर आरोप लगता है। ठीक है, जो भारतीय समाज के निर्माण के आधारभूत रहे हैं। बावजूद इसके भारतीय जाति व्यवस्था का उसमें होने वाली गत्यात्मकता का और इस व्यवस्था में निहित अंतर्जातीय संबंधों का अनुभविक अध्ययन प्रस्तुत करने में जो कि श्रीनिवास का यह प्रयास भारतीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, मतलब ये जो अंतर्जातीय संबंध है, ठीक है, जातीय मतलब जातियों में जो गतिशीलता है, इन चीज़ों को जो कि समझाने में श्रीनिवास काफ़ी हद तक सफल हुए भारतीय समाज के जाति व्यवस्था में। ठीक है, अब देखो जो एम.एस. श्रीनिवास का जो आपका सांस्कृतिक अवधारणा है इसको समझेंगे कि जो संस्कृतिकरण का इनकी अवधारणा है ये क्या है, संस्कृतिकरण क्या है। देखो संस्कृतिकरण हमने पहले भी आपको पढ़ा होगा, समझाया होगा। चलो यहाँ से पढ़ते हुए आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर समझो, ऐसे मान लो ये कुछ 4 जातियाँ हैं, ऊपर ब्राह्मण है, नीचे वैश्य है, नीचे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। तो ये जो चारों जातियां हैं, ये जातियां इसमें से जो निम्न जाति होते, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला जाति हो, ठीक है, ये इन दोनों जो निम्न जाति, ये अपने से ऊपर वाली जो जाति होंगी, जो अपने से ऊपर सर्वोच्च स्थान में जाती होंगी, ये उनके अनुसार जो कि अनुसरण करती है। कैसे अनुसरण करती है, उनकी कॉपी करती है, उनके कल्चर को अपना के। मतलब वो जिस तरह से खान पान का जो कि अरेंज कर, मतलब जिस तरह से उनका खान पान होता है, जिस तरह से उनका पहनावा होता है, जिस तरह से उनका व्यवसाय होता है, वो सब कुछ ये कॉपी कर लेते हैं। फिर क्या होता है, 2-3 पीढ़ी के बाद, तुरंत नहीं, 2-3 पीढ़ी बीत जाएंगे, उसके बाद जो कि समाज धीरे धीरे इनको जो कि उच्च जाति के रूप में स्वीकार करने लगता है। तो इस आधार पर जो देखो इनका जो पद था सामाजिक स्थिति में, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया 2-3 पीढ़ी के बाद, मतलब इनकी सामाजिक में गतिशीलता देखने को मिल गई। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, संस्कृतिकरण, एम.एन. श्रीनिवास का। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। देखो इसके लिए इन्होंने अपनी एक पुस्तक में रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया, इनकी एक बुक है, इसको जरूर मेंशन कीजिए आप।
में जाति सोपान क्रम के मध्य क्षेत्र को लचीली प्रकृति का स्वीकार करते हुए जाति व्यवस्था में गतिशीलता की प्रक्रिया को संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो ये संस्कृतिकरण की अवधारणा इन्होंने कहाँ प्रस्तुत किया, ये इनकी जो बुक है रिलीजन सोसाइटी एमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया में। ठीक है, अब देखो वही जाति व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न जातियों में अपनी परिस्थिति उन्नयन हेतु प्रदूषण से संबंधित अपनी जाति के गुण धर्म को त्याग कर ऊंची जाति के गुण धर्म को अपनाने की प्रवृत्ति भी विद्यमान रही है, जिसको संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। वही जो अभी हमने देखा समझा, यहाँ पे वही बात कर रहा है। अब देखो श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत निम्न हिंदू जातियों या जनजातियों या अन्य समूहों अपने से उच्च जातियाँ प्राय द्विज जातियों के रहन सहन रीति रिवाज प्रथा कर्मकांड मूल्य विश्वास को अपनाकर जाति संस्करण में अपनी परिस्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करती है। इस प्रक्रिया में ये निम्न जातियां प्रदूषित एवं निकृष्ट समझे जाने वाली क्रियाओं जैसे मांस खाना, चमड़े का कार्य करना, मृत जानवरों को एकत्रित करना, सुअर पालना, मदिरा सेवन करना आदि का त्याग कर देती है। इस त्याग व अनुकरण के फलस्वरूप ये निम्न जातियाँ संस्करण में वर्तमान में अपने पद से उच्च पद पर आ जाती हैं और उच्च परिस्थिति का ये दावा करने लगती है। ठीक है, फिर 1 या 2 पीढ़ी तक दावा करने के पश्चात उन्हें उनके दावे को स्वीकार भी समाज द्वारा स्वीकार कर लेता है। मतलब ये जो इनका निम्न काम होता है वो इसको त्याग देते हैं, जैसे मांस खाना, चमड़े का कार्य करना, मृत जानवरों का एकत्रित करना, सुअर पालना, ये सभी कार्य को त्याग करके जो उच्च जाति के रीति रिवाज कर्म कांड प्रथा मूल्य विश्वास है रहन सहन है उस चीज़ को अपना लेते हैं। और फिर क्या होता है 1-2 पीढ़ी के बाद जो कि समाज जो कि इनको उच्च जाति के रूप में मानने लगता है। ठीक है, वही बात यहाँ पे संस्कृतिकरण हुआ। और संस्कृतिकरण के यहाँ पे कुछ लक्षण की बात की जाती है, वही सब बातें ऊपर की, तो लेकिन 1-2 चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे नहीं है जो हमने ऊपर नहीं देखा वो यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी देख लो। एग्जाम्पल मस्त है कि आपको ऊर्ध्वगामी जो गतिशीलता दिखती है हिंदू जाति में, उसमें देखो क्या क्या है। और इसके अलावा जो कि जनजातीय समुदायों में भी ये जो कि संस्कृतिकरण के लक्षण दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि जो पिछड़ी जो हिंदू जाति है निम्न जाति उनकी बात करता है, नहीं, जो जनजाति है उनमें भी ऐसा देखने को मिला। जैसे कि राजस्थान के भील है, मध्य भारत के जो गोंड एवं उरांव हैं तथा पूर्वी भारत के संथाल एवं भुइयाँ हैं, इनमें भी इस तरह का संस्कृतिकरण देखने को मिला है। ठीक है, ये कुछ इसके विशेषताएं हैं। और देखो संस्कृतिकरण के आदर्श अथवा मॉडल एक से अधिक हो सकते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कोई स्थानीय प्रभु जाति हो सकता है। अब जरूरी नहीं कि जो सर्वोच्च जाति है किसी गांव के लिए वो ब्राह्मण ही हो सकता है किसी गांव के लिए सर्वोच्च जाति जो कि ब्राह्मण ना हो क्षत्रिय हो, तो जो निम्न वर्ग है वो क्षत्रिय जैसा सब कुछ व्यवहार करने की कोशिश करे ताकि उसे भी क्षत्रिय के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे क्या क्या कह रहा है, यदि निम्न जाति किसी भी माध्यम से आर्थिक अथवा राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेती है, ठीक है, तो उच्च जाति परिस्थिति का दावा करने से संबंध संस्कृतिकरण की प्रक्रिया न केवल तीव्र हो जाती है बल्कि दावा करने वाली जाति की सफलता भी आसान है। अगर मानो कोई निम्न जाति है, किसी तरह से उसने आर्थिक और या सामाजिक या राजनीतिक जो कि परिस्थिति हासिल कर ली, मतलब इसमें इसको शक्ति प्राप्त हुई है, आर्थिक या राजनीतिक शक्ति, तो अब इसका जो संस्कृतिकरण का जो दावा है ये काफ़ी तीव्र हो जाता है और जल्दी ही लोगों द्वारा स्वीकार भी कर लिया जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से किसी जाति समूह की स्थिति आसपास की जातियों से कुछ ऊपर उठ जाती है, परंतु स्वयं जाति व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये देखो संस्कृतिकरण का एक मुख्य जो कि आपका विशेषता है कि जो जाति व्यवस्था पूरी है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बस इसमें क्या होगा, ये जो नीचे वाली जाति है ये ऊपर आ जाएगी और ये जो ऊपर वाली जो जाति व्यवस्था का जो काम था ये अब वो सब काम ये भी करने लगेगी। इस तरह से देखो जाति व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, जो जिसका जो काम था वो वही काम कर रहा है। ठीक है, वही कह रहा है स्वयं जाति व्यवस्था में इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब फिर देखो यह प्रक्रिया सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों को उत्पन्न करती है, मतलब इसके द्वारा जो कि आपको सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। अब देखो संस्कृतिकरण हो गया, तो संस्कृतिकरण के कुछ परिणाम भी होंगे पॉजिटिव निगेटिव, तो वही देखो श्रीनिवास बताते हैं कि क्या इसके परिणाम होते हैं समाज में। ठीक है, संस्कृतिकरण के देखो यहाँ पे संस्कृतिकरण से निम्न जाति समूह की परिस्थिति में सुधार तथा जाति गतिशीलता संभव होती है। ठीक है, मतलब जो निम्न जाति है उनमें जो कि सुधार और उनकी जो जाति गतिशीलता वो संभव होते हुए दिखती है। ठीक है, ये देखो इससे निम्न जाति समूह की जीवन शैली में परिवर्तन होता है और उनके द्वारा निकृष्ट समझी जाने वाली क्रियाओं को छोड़ दिया जाता है। देखो अगर उनके द्वारा जैसे कि मदिरा पान करना एक निकृष्ट कार्य है, समाज में भी इसको स्वीकार नहीं किया जाता। अगर लोग इसको छोड़ दे रहे हैं तो लोग मतलब एक तरह से कह लो सही राह पे आ जाते हैं, तो वो एक तरक्की का काम करने लगते हैं, देश के हित में मतलब देश के विकास में अपना योगदान देने लगते हैं। तो ये क्या होता है जो कि हमारे देश के लिए उनके लिए भी कह लो बहुत अच्छा चीज़ है। तो एक तरह से ये इसका पॉजिटिव साइड है कि ये जो कि निम्न समझी जाने वाली क्रियाएँ हैं या कार्य हैं जैसे मदिरा पान करना, ये सब चीज़ें जो नशा की चीज़ें खासकर यही बातें इसको जो कि छोड़ देते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे इसका पॉजिटिव साइड दिखाई देता है। फिर देखो
एक इसका निगेटिव पॉइंट जो कि बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है, इसमें कहता है जो महिलाओं की परिस्थिति है उसमें गिरावट आ जाती है। क्यों गिरावट आ जाती है? क्योंकि जो उच्च जाति के लोग थे ना, वो अपने घर की महिलाओं को पर्दा प्रथा में रखते थे, वो उनको जो कि सामाजिक स्तर पर ज़्यादा लाते नहीं थे, उन पर रोक टोक ज़्यादा लगाते थे, पाबंदियाँ ज़्यादा हो गई थी। जैसे देख लो जौहर जो अभी कंट्रोवर्सी में था, वो भी जो उच्च जाति के लोग थे वो जौहर करते थे, मतलब उनकी जो पत्नियाँ होती वो आग में जिंदा जल जाती थी। सती प्रथा जो कि उच्च जातियों में ज़्यादा था, तो हस्बैंड का मरने के बाद जो वाइफ है वो उसको जो कि सती होना पड़ता था। तो बहुत सारे जो पितृसत्तात्मक के सोच थे ना, पितृसत्तात्मकता हावी थी। ये जो कि जब निम्न जाति उच्च जाति के जैसा बिहेव करने लगा, तो ये भी अपनी स्त्रियों को के साथ जो कि पितृसत्तात्मक भाव लाने लगा और उनके साथ काफ़ी भेदभाव और उन पर काफ़ी रोक टोक लगाने लगा। तो इस तरह से जो कि महिलाओं की जो स्थिति थी वो जो कि बुरी हो गई। मतलब ये इसका काफ़ी जो कि बड़ा निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, इससे क्या महिलाओं पर पुरुषों का नियंत्रण बढ़ जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट देखो, इससे जाति प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष में वृद्धि होती है, क्योंकि उच्च जातियां संस्कृतिकरण को रोकने का प्रयास करती है। ऑब्वियस सी बात है, कोई नहीं चाहे, कोई उच्च जाति ये नहीं चाहेगा कि निम्न जाति उसके समाज में आ जाए और उसी के साथ उठे बैठे, क्योंकि वो तो शुरू से निम्न जाति को जो कि हे की भावना से, यानी हे की भावना मतलब एक तरह से कह लो नफरत की भावना से या थोड़ा सा या फिर अच्छी भावना से नहीं देखते थे। ठीक है, उनको अपने से नीचे समझने की कोशिश करते थे। अब वही जो नीचे समझते थे वो उनके साथ बैठने उठने लगेगा तो उनको वो चीज़ पसंद नहीं आएगी, इसलिए जो कि जातियों में जो कि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में वृद्धि होने की संभावना इससे हो जाती है। ये कुछ इसके निगेटिव पॉइंट भी रहे जो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं संस्कृतिकरण के सहायक तत्व, मतलब ऐसे कौन कौन से तत्व है जो संस्कृतिकरण को बढ़ावा देते हैं, प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे कह रहा है पहला पॉइंट सामाजिक सुधार आंदोलन। देखो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए तो इससे क्या हुआ, जो जातियों की स्थिति में सुधार हुआ, समानता बल जो कि प्रेरित हुआ और जातियों में बराबर का अधिकार पाने का प्रयत्न आरंभ हो गया। तो सामाजिक सुधार जो कि आपका संस्कृतिकरण का एक तरह से कह लो सहायक तत्व है। फिर दूसरा देखो, कर्मकांडों से वैदिक मंत्रोच्चारण की पृथकता, मतलब जो भी कर्मकांड होता था उससे वैदिक मंत्रोच्चारण अलग कर दिया गया। तो अब क्या हुआ, निम्न जाति भी जो कर्मकांड में भागीदारी हो गई थी, अब इससे भी उनके जो ये भी जो कि उनको जाति गतिशीलता प्रदान करने में सहायक रही है, मतलब संस्कृतिकरण में सहायक रही है। फिर देखो और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्या इसका सहायक तत्व है, जाति संस्करण प्रणाली में मध्यस्थ के क्षेत्र में आने वाले परस्पर संबंधों में अस्पष्टता ने भी जाति सोपान में उच्चता के दावे को आसान बना दिया। मतलब मान के चलो ये एक उच्च जाति है, एक निम्न जाति है, इसके बीच में बहुत सारी जातियाँ उपजातियाँ हैं। ठीक है, तो इसलिए पूरी खिचड़ी रहती है, समझ नहीं आता कि कौन ऊपर है कौन नीचे, मतलब बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा अंतर में सब ऊपर नीचे होते हैं, पर फिर बाद में सबको एक इक्वल जैसा ही ट्रीट किया जाने लगता है कि सब एक जैसे है। ठीक है, इस तरह की यहाँ पे बात देखने को मिलती है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो अस्पष्टता है ये उच्च जाति और निम्न जाति के बीच बहुत सारी उपजातियाँ या जातियाँ के होने के कारण, तो इससे क्या होता है, जो निम्न जाति इसको ऊपर आने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, वो धीरे धीरे करके ऊपर आ जाती है। ठीक है, फिर देखो और क्या इसके जो कि सहायक तत्व है, शिक्षा है, नेतृत्व है, संचार प्रणाली में ऊपर उठने की अभिलाषा है। ठीक है, इसने भी जो कि संस्कृतिकरण को गति प्रदान की। ऑब्वियसली बात है, संचार और यातायात के साधन में क्या इसके विकास से क्या, जो दलित जातियों में चेतना का प्रसार हुआ, लोग आपस में मिलने जुलने लगे और एकीकरण की भावना, मतलब संगठन की भावना बढ़ने लगी। तो ये क्या हुआ, इसमें जो कि जाति चेतना जागृत हुई। तो संचार और यातायात साधन भी एक तरह से इसके सहायक तत्व है। फिर देखो नगर, मंदिर एवं तीर्थ स्थानों पर लोगों का एकत्रीकरण तथा सांस्कृतिक विचारों एवं विश्वासों का आदान प्रदान भी संस्कृतिकरण को तीव्रता करने में सहायक प्रदान करता है। बिल्कुल जी हाँ, सही बात है यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे कह रहा है आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में सुधार से निम्न वर्गों को अपनी जीवन शैली उच्च जातियों जैसी करने में सहायता मिली। देखो इनको जो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार, मतलब आरक्षण के थ्रू हो सकता है इनको सरकारी जो नौकरी मिला है, या फिर निम्न जाति को जो सरकारी नौकरी मिला है, या फिर राजनीति में इनकी जो सहभागिता वो बढ़ी है। ठीक है, तो इस आधार पर जो कि इनकी जो जीवन स्तर में सुधार हुआ है, और ये इस आधार पर जो कि उच्च जातियों जैसा इनको जो कि अपनी स्थिति में बदलने के लिए, उच्च जातियों जैसा बदलने में इनको जो कि सहायता मिली है। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो इसके सहायक तत्व। अब इनकी देखो आलोचना भी की जाती है, इनके श्रीनिवास के जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है इसकी आलोचना की जाती है जाति गतिशीलता के संबंध में। तो देखो सबसे पहले जो मजूमदार ही आते हैं इनकी आलोचना करते हुए, ये बोलते हैं कि जो जॉन सार बावर के खस जनजाति के अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये खस जनजाति है जिसका एक और नाम क्या, इसके इसी के अंदर एक और नाम है इसका, जॉन सार बावर। तो ये जॉन सार बावर जो एक खस जनजाति है उसका अध्ययन करते हैं, उस आधार पर ये बताते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था के अंतर्गत विसंस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी क्रियाशील है। मतलब ऐसा नहीं कि केवल संस्कृतिकरण होता है, मतलब कि संस्कृतिकरण करने का मतलब ये जो जाति का क्रम है जरूरी नहीं, मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे वाली जाति ऊपर जाती है, ये कह रहे हैं कि ऊपर वाली जाति का भी स्थान या सामान्य परिस्थिति घट जाता है और वो नीचे
आ जाता है। ठीक है, तो यानी इसी को क्या कहते हैं, विसंस्कृतिकरण। विसंस्कृति में जो उच्च जाति, अब उसकी जो सामाजिक स्थिति उच्च है वो उसका निम्न हो जाना, मतलब वो निम्न समाज में, मतलब निम्न स्थिति में आ जाना। तो वही करें, मजूमदार जो है वो जौनसार जो बाबर खस जनजाति है उसके अध्ययन का आप कहते हैं कि जो भारत में जाति व्यवस्था के अंतर्गत विसंस्कृतिकरण की प्रक्रिया है ये भी एक्टिव है, जिसके अंतर्गत उच्च जाति के लोग अपने से निम्न जाति या जनजाति के साथ यौन संपर्क या उनकी जीवन शैली जैसे मांसाहार, मदिरापान आदि को अपनाकर अपनी परिस्थिति और नीति हेतु क्रियाशील रहे हैं। श्रीनिवास ने अपने विश्लेषण में इस प्रक्रिया की उपेक्षा की है। जो मतलब विसंस्कृतिकरण की कॉन्सेप्ट है, श्रीनिवास ने इसको नहीं बताया है, क्योंकि बहुत से उच्च जाति के लोग हैं जो निम्न जाति के साथ, जो निम्न जाति की औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके साथ यौन संपर्क के आधार पर उनकी जो कि मतलब उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जो उच्च जाति के लोग होते हैं उच्च जाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा उनका समाज से बहिष्कृत हो जाता है और वो निम्न जाति में चले जाते हैं। तो एक तरह से इनका जो क्या हो रहा है, विसंस्कृतिकरण भी हो रहा है। तो ये इस आधार पे जो कि इसकी व्याख्या नहीं करते, या तो फिर मांसाहार या मदिरापान, अधिक से अधिक शराब सेवन करना, अधिक से अधिक मांस मदिरा खाना। कोई ब्राह्मण है अगर वो मांस मदिरा अधिक से अधिक खाए, मदिरा खाए, तो उसका भी जो कि निम्न जाति में विसंस्कृतिकरण हो जाता है। तो इस बारे में जो कि मजूमदार काफ़ी अच्छा पॉइंट लेके आते हैं, बोलते हैं कि इसका तो जो उन्होंने जो कि श्रीनिवास ने इसके बारे में बात ही नहीं की, इसकी उपेक्षा कर दी। ठीक है, फिर देखो योगेंद्र सिंह भी आते हैं इनके संस्कृतिकरण के क्रिटिसिज्म में, कहते हैं संस्कृतिकरण की अवधारणा भारतीय जाति व्यवस्था के अंतर्गत उत्पन्न नवीन प्रवृत्ति जो पुनः संस्कृतिकरण की व्याख्या नहीं करता है। पुनः संस्कृतिकरण मतलब जो उनकी, मान लो कोई व्यक्ति है, ये पहले जो कि अपनी परंपराओं और संस्कृति पर विश्वास रखता था, पर इसने जो कि आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर ली, सब कुछ कर लिया, अब ये जो कि अपनी परंपराओं को छोड़कर आधुनिक मूल्य यानी पश्चिमी मूल्य को एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या हो रहा है, इसके जीवन में जब तनाव आ रहा है और इसको समस्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो अपने मन की शांति के लिए फिर से वापस अपने पुराने धर्म में जा रहा है। तो जो पुराने धर्म में जाने की प्रक्रिया है इसे क्या कहते हैं, पुनर्संस्कृतिकरण। ठीक है, तो जो पुनर्संस्कृतिकरण की आज के समय में देखोगे काफ़ी प्रचलित हो रहा है। तो ये जो इसकी जो व्याख्या है वो जो कि आपका जो है कि श्रीनिवास जी नहीं करते इसकी व्याख्या। ठीक है, वही यहाँ पे योगेंद्र सिंह इस आधार पर इसका क्रिटिसाइज करते हैं। फिर देखो मजूमदार का मानना है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया लंबवत सामाजिक गतिशीलता की जगह क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता को परिलक्षित करता है। इनका कहने का मतलब यह है, मजूमदार कहते हैं कि ये जो जाति व्यवस्था का क्रम है, यहाँ पर जो जाति गतिशीलता तो है, पर ऐसा नहीं कि ये निम्न जाति ऊपर चली जाती है, ऊपर नहीं जाती। ये निम्न जाति जो कि अपने ही कई, जो मान लो ये कोई जाति ए, बी, सी और डी, ये 4 जातियां हैं, और डी मान लो निम्न जाति है, तो ये आप संस्कृतिकरण के द्वारा श्रीनिवास बोलते हैं कि ये बी या ए में शिफ्ट हो जाती है। पर यहाँ पे जो मजूमदार है ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो डी जाति है वो समाज में ऊपर की तरफ जाती है, बल्कि ये डी जाति जो इनकी और जो सब जाति है, मतलब इन्हीं की जो और उपजातियाँ हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हैं, तो ये क्या होता है कि संस्कृतिकरण के कारण ये अपने ही उपजातियों में थोड़ा सा और ऊंची परिस्थिति अपना लेते हैं। मतलब कि ये ऊपर नहीं जाते हैं, अपने ही जो इनका समूह होता है जातियों का, उपजातियों का, उसी में जो थोड़ा सा और बेटर उपजातियाँ होती हैं वो उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की बात मजूमदार कहते हैं। मतलब इनमें जो होता है सामाजिक गतिशीलता वो किस तरह का होता है, क्षैतिज होता है, ना कि लंबवत। ठीक है, वही अगल बगल की उपजातियों से ऊपर उठ जाती हैं, बस इतना ही होता है। ठीक है, चूँकि आलोचकों का कहना है कि संस्कृतिकरण मात्र स्थिति परिवर्तन का विश्लेषण करता है, अतः यह एक सीमित अवधारणा है। जो आपका संस्कृतिकरण है ये केवल स्थिति परिवर्तन का विश्लेषण करता है और जाति व्यवस्था संबंधी और जो परिवर्तन उसकी बात नहीं करता है। तो एक तरह से ये क्या एक सीमित अवधारणा है। ठीक है, फिर दूसरी बात योगेंद्र सिंह भी कहते हैं कि योगेंद्र सिंह के अनुसार संस्कृतिकरण जो कि केवल सांस्कृतिक पक्षों पर केंद्रित है, इसमें जो गैर सांस्कृतिक परंपराएं हैं उसकी उपेक्षा की गई। तो इस आधार पे जो कि जाति व्यवस्था की काफ़ी अच्छा जो कि जाति गतिशीलता का एक अच्छा जो कि स्टडी नहीं कर पाता है। ठीक है, फिर देखो इस अवधारणा में जो कि सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है, साथ ही यह पद्धति शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि केवल एक गाँव के अध्ययन के आधार पर समस्त भारतीय ग्राम के बारे में सामान्यीकरण करना वैज्ञानिक तर्क नहीं लगता। ठीक है, मतलब वैज्ञानिक के आधार पर यह सही नहीं लगता, क्योंकि आप केवल एक गांव के अध्ययन के आधार पर, वही जो दक्षिण के कुर्ग गांव था, रामपुरा गांव था, उसके आधार पर इन्होंने जो कि जाति व्यवस्था का अध्ययन किया था। तो ये कि कम से कम आपको अगर अध्ययन करना है तो कम से कम भारत के जितने राज्य हैं उनमें से आधे राज्यों को लीजिए और आधे राज्यों के कुछ कुछ गाँवों को लेकर जो कि अध्ययन कीजिए, तब समझ में आएगा कि आप एक जो कि अच्छी स्टडी की तरफ पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह पर इनके संस्कृति ग्रहण की जो कि आलोचना की जाती है। काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, आप इनको जरूर नोट करिएगा। ठीक है, देखो आप आगे क्या बोलते हैं। उपरोक्त आलोचना से स्पष्ट है कि संस्कृतिकरण जाति व्यवस्था में विद्यमान गतिशीलता के समग्र या सभी पक्षों के
सभी पक्षों के विश्लेषण में सफल नहीं है। इसलिए वाई.पी. दामले और ओ.एम. लिंच, आगरा के जाटों का अध्ययन आदि विद्वानों ने भारतीय समाज में जाति गतिशीलता के अध्ययन में संस्कृतिकरण की जगह पर संदर्भ समूह की अवधारणा के प्रयोग को अधिक उपयुक्त बताया। संदर्भ समूह जो ये जो कॉन्सेप्ट था ये मर्टन लेकर आए थे। इनका कहने का मतलब कि एक रेफरेंस ग्रुप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कि कोई एक समूह है, अब वो चाहे किसी भी जाति से हो या इसमें उसका कोई मतलब नहीं है, या फिर कई जाति के लोग इसमें हो, कोई मतलब नहीं है। ये खासकर देखो जो आपका वर्ग व्यवस्था था उस कॉन्सेप्ट में ज़्यादा सही बैठता है। ठीक है, वर्ग व्यवस्था में देखोगे आपका जो एक निम्न वर्ग है उसमें कई सारी जाति के लोग होते हैं। तब ये क्या कहता है, जो निम्न वर्ग है ये अपने से उच्च वर्ग का जो धारणा है, जो चीज़ें हैं उसको कॉपी करने लगता है, उनके आधार पर चलने की कोशिश करता है और धीरे धीरे जो कि ये उनके समाज में जो कि जुड़ जाता है। तो यही है आपका संदर्भ समूह। तो वही बोलते हैं वाई.पी. दामले और ओ.एम. लिंच कि इन्होंने आगरा के जाटों का अध्ययन किया था। उस आधार पर ये बताते हैं कि भारतीय समाज में जो जाति गतिशीलता है इसका अध्ययन जो कि संस्कृतिकरण की जगह पर हमको संदर्भ समूह के अवधारणा के प्रयोग के आधार पर उपयुक्त बताया कि इस आधार पर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हमको समझने में आसानी होगी। ठीक है, आज चूंकि सामाजिक अस्थिकरण की व्यवस्था में व्यक्ति की परिस्थिति के निर्धारक के रूप में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति में महत्व में वृद्धि हुई है। जी हाँ, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति जो कि किसी व्यक्ति के परिस्थिति को निर्धारक में आज काफ़ी महत्वपूर्ण है और जाति के महत्व में कमी आई है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसलिए परिस्थिति उन्नयन हेतु संस्कृतिकरण की प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण नहीं रह गई है। ये हेराल्ड गोल्ड जो है वो कहते हैं कि संस्कृतिकरण आज के समय में उतना नहीं इम्पॉर्टेंट लगता है, क्योंकि आज जो कि राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति का महत्व काफ़ी बढ़ गया है सामाजिक परिस्थिति को ऊपर उठाने में। फिर देखो आज व्यक्ति यहाँ पे बोला है, आज व्यक्ति आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के पश्चात संस्कृतिकरण के बजाय पश्चिमीकरण या आधुनिक मूल्य की ओर अधिक उन्मुख है। ओ.एम. लिंच अपने स्टडी पे बताते हैं कि वो जो संस्कृतिकरण के बजाय जो पश्चिमीकरण है या आधुनिकीकरण उसकी ओर अधिक उन्मुख है। कुछ घटनाएं तो ऐसी भी जहाँ किसी जाति समूह द्वारा आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति हेतु उच्च जाति परिस्थिति का त्याग किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे कुछ घटनाएं तो ऐसी भी कही जा रही है कि जो उच्च जाति के लोग हैं वो राजनीतिक शक्ति या आर्थिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए अपनी उच्च जाति को छोड़कर निम्न जाति में रहे। जैसे यहाँ पे तो कुछ एग्जाम्पल देखो, हाल में राजस्थान के गुर्जरों द्वारा अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त करने हेतु किया गया आंदोलन। देखो अभी देखो जो जाट है, गुर्जर है, ये सब क्या करेंगे, ये सब आरक्षण पाने के लिए ताकि इनको सरकारी नौकरी मिल जाए या फिर राजनीतिक सरकारी नौकरी में इनको आरक्षण मिल जाए, इसके लिए जो कि अपनी जाति को उच्च न बता के ये निम्न जाति बताने की कोशिश करे, ये भी बता रहे कि हम भी पिछड़े हुए हैं, हमारा भी सामाजिक जो हमारा सामाजिक विकास है वो नहीं हो पाया है। तो ये देखो अपनी जो उच्च जाति मतलब ये अपने गांव में जो इनका प्रभुत्व रहा है, प्रभु जाति ये रही है अपने क्षेत्र एरिया में, तो ये प्रभु जाति भी अब जो कि निम्न जातियों की ओर आने की बात कर रही है। तो इस आधार पर देखो कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि सब लोग ऊपर ही भागने की कोशिश करें, कुछ लोग नीचे भी आने की कोशिश करें, क्योंकि सामाजिक परिस्थिति ऐसी हो गई है, बेरोजगारी इतना बढ़ गया है। तो रोजगार पाने के लिए लोग आरक्षण की डिमांड के लिए ये काम कर रहे हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वर्तमान भारतीय समाज में अपेक्षाकृत कम व्यवहारिक होते हुए भी सांस्कृतिकरण की अवधारणा जाति गतिशीलता एवं परिवर्तन के विश्लेषण हेतु एक दृष्टिकोण प्रदान करता है। मतलब जो सांस्कृतिकरण ये बहुत ज़्यादा उपयुक्त तो नहीं समझ में आता, क्योंकि इतनी सारी इसकी कमियाँ जो कि आलोचनाएँ की गई हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर देखोगे आप तो जाति गतिशीलता और परिवर्तन के विश्लेषण के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए काफ़ी सही है। अगर इसके साथ कुछ अन्य आयामों को जोड़ दिया जाए, मतलब जो इसकी कमियां हैं उनको भी जोड़ दिया जाए, तो यह जाति व्यवस्था में हो रहे परिवर्तन एवं गतिशीलता की समग्रता में व्याख्या में कारगर हो सकता है। अब देखो यहाँ पे एम.एस. श्रीनिवास की प्रभु जाति का उदाहरण है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अब इसको हम लोग ये आगे का टॉपिक कल से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।